अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। तो आज जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग इंडोनेशिया जाने का इरादा कर रहे हैं और उन लोगों को कोई पता नहीं है कि हम लोगों ने वीज़ा वगैरह किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप लोग अलर्ट हो जाएं और ये वीडियो आप लोग बैठ के देखें, तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका चुटकियों में आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो डिफरेंट कंट्री का जाके विज़िट करें, और विज़िट करने के लिए वीज़े का होना ज़रूरी होता है। और वीज़ा हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो हमें पता नहीं होता। जो कि हम इधर उधर से हम सारी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, तो कुछ लोग इन्फॉर्मेशन ठीक देते हैं और कुछ लोग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं। मसला ये होता है कि उन लोगों को सही से पता नहीं होता, वो जो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो दे रही होती हैं, और आने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आजकल यूज़ हो रही होते हैं रूल्स, उनका हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग पुराने तरीके से अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई करते हैं और हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जब मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर रही थी तो मुझे ये बताया गया था कि आपका 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। तो मैं तो बहुत ही खुश थी। मैंने कहा कि इतने कम वक्त में वीज़ा लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रूल चेंज हो चुके थे। कोविड के दौरान इन्होंने इंडोनेशिया का जो वीज़ा था वो ई वीज़ा कर दिया था। स्टिकर वाला वीज़ा इन्होंने ख़त्म कर दिया था। जब हम अप्लाई करने के लिए हम लोग गए तो फिर हमें ये बताया गया कि जो आपका वीज़ा है वो 2 दिन में लग जाएगा, लेकिन अब जो है स्टिकर वाला वीज़ा लग रहा है। तो उससे हमें खुशी हुई, क्योंकि हमें तो ई वीज़े की ज़रूरत ही नहीं थी। हम चाहते ही नहीं थे कि हमें ई वीज़ा हमें मिले, उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो जो स्टिकर वाला होता है ना वीज़ा, उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि जो स्टिकर वाला वीज़ा होता है वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अहमियत रखता है। आप लोगों ने ऐसा नहीं समझना कि ई वीज़ा अगर हमारे पास होगा तो वो हमें जाने नहीं देंगे, या कोई मसला होगा वो आप लोगों को जाने देंगे। आप लोग विज़िट करके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। वो एक तरह का पेपर दे देते हैं, वो हम लोगों ने दिखाना होता है। लेकिन जो वो स्टिकर वाला वीज़ा होता है ना, उसका ये बेनिफिट होता है कि वो हमेशा के लिए आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर होता है। जब भी कोई बंदा आपका पासपोर्ट देखता है, कोई ऑफिसर आप लोगों का पासपोर्ट देखता है, तो आपका रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड तो ई वीज़े का भी उनके पास होता है, लेकिन जो ये स्टिकर वाला वीज़ा होता है ना, ये जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी, हम लोग आते हैं इस तरफ कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडोनेशिया का वीज़ा। आप लोगों को ये अब मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये आजकल की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने अभी अपना वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा लग गया है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों के पास ये चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। तो ये अब आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अच्छा जी, आगे बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात पहले से ही क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं वो आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप लोगों के फ़ेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग फ़ेक जो होता है बैंक स्टेटमेंट हम साथ लगा देते हैं, होटल की बुकिंग वगैरह फ़ेक लगा देते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो उनके रिकॉर्ड में होती हैं, वो लोग चेक करते हैं तभी हमें वीज़ा देते हैं। अगर हम लोग फ़ेक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा उस वक्त तो वीज़ा लगता नहीं है, और दूसरे नंबर पे आने वाले जो वक्तों में भी हमारा जो वीज़ा है ना वो रिजेक्ट होता रहता है। जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास ओरिजिनल हैं तो आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपका दोस्त वगैरह आप लोगों को मशवरा दे कि यार हम इस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे, इस तरह से हम बना लेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। इससे आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और बाद में आप लोग अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर भी आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता रहेगा। चलें आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, ये आप लोगों के सामने ये लिस्ट आ गई है। ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, ये रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर फर्स्ट में ये बताया जा रहा है कि जो आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, कोविड वैक्सीन आप लोगों ने जो लगवाई है उसका कार्ड या रिकॉर्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आप लोग पाकिस्तान से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं तो पाकिस्तानी आप लोगों के पासपोर्ट होगा, वो आप लोगों ने यूज़ करना है और साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आप लोगों को चाहिए कॉपी लेटर वीज़ा इन मलेशिया कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम चाहिए। नंबर 4 पे जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है यही आप लोगों ने डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। जो भी आप लोगों का स्टेटस है आप लोगों ने उसके मुताबिक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। नंबर 5 पे आप लोगों के पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है।
और नंबर 6 पे आप लोग जब टिकट आप लोग बाय करते हैं तो आप लोग जाने की करते हैं तो आप लोगों के पास रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप लोग मलेशिया में रह रहे हैं तो आप लोगों का बैंक अकाउंट खुला हुआ होगा तो आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। 2000 से लेके आगे 10,000 से आगे भी हो सकती है, तो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। इसमें आप लोगों का वो चेक करते हैं कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो सारा कुछ इसमें चेक किया जाता है। जब आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो आप लोगों का ये वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी है। आप लोग किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फेक बैंक स्टेटमेंट कभी भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है। इससे आप लोगों का वीज़ा तो रिजेक्ट होगा क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड सारा उनके पास होता है, तो कभी भी आप लोगों को वीज़ा जो है उस कंट्री का नहीं मिल सकता जिस कंट्री का आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की आप लोगों ने मिस्टेक आप लोगों ने भूल कर भी नहीं करनी है। नेक्स्ट जी, आप लोगों को 2 पिक्चर चाहिए। साइज़ ये सामने लिखा गया है और आगे आप लोगों को ये सारी फ़ीस भी टोटल बताई गई है कि इतनी इसकी फ़ीस होगी। एंड पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 वर्किंग डेज़ के अंदर वीज़ा जो है वो लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो उन्होंने हमें शॉर्ट स्क्रीन सेंड की थी वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा 4 डेज़ के अंदर यहाँ से वीज़ा मलेशिया से नहीं लगा था क्योंकि हमें जल्दी वीज़ा चाहिए था, तो मेरा 4 डेज़ के अंदर वीज़ा नहीं लगा था। तो ऐसा आप मत सोचें कि हमारा बहुत जल्दी वीज़ा लग जाएगा क्योंकि रूल जो हैं वो चेंज हो गए हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोग जब अप्लाई करें तो आप लोगों का जल्दी वीज़ा लग जाए। अच्छा जी, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था जब मैं इंडोनेशिया में थी, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को वीज़ा मिल सकता है। तो आप लोगों के पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप लोगों का भी वीज़ा इंडोनेशिया का लग जाएगा। इन डॉक्यूमेंट से हट के एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। जब भी आप लोग मलेशिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों का जो वीज़ा पहले लगा हुआ हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्किंग वीज़ा हो, जो भी आप लोगों का वीज़ा हो, तो वो आप लोगों का कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। आप लोगों का वीज़ा ख़त्म होने में 6 महीने होने चाहिए। बाज़-औक़ात लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उनका जो मलेशिया का वीज़ा होता है वो ख़त्म होने वाला होता है और उधर से वो दूसरा वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। मेरा तो ये मशवरा है कि आप लोग तब वीज़ा अप्लाई करें जब आप लोगों के पास 1 साल का वीज़ा हो। जब आप लोग जैसे ही उधर से आप लोग वीज़ा लगवाएं तो ये वाला वीज़ा 1-2 दिन के बाद अप्लाई कर दें। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।